हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू सीरीज़ ऑफ डीएलएड प्रैक्टिकल फाइल्स। इस वीडियो में हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने पर आपको थर्ड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैंने वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में ही कि सामाजिक अध्ययन विषय की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिकल फाइल का पहला पेज है। इसमें हमने विषय सूची के बारे में बताया हुआ है कि कितने पेज हैं इस प्रैक्टिकल फाइल में। तो आप देख सकते हैं इसमें 8 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है 1857 स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का कारण। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा ज़रूर होगा। और तीसरा है जिन्ना की 14 शर्तें। चौथा है गोलमेज सम्मेलन, जिसे आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। पांचवा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसमें हमने बताया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। छठा है लाला लाजपत राय जी के बारे में। सातवां है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। और 8वां पॉइंट हमारा जल के मुख्य प्रदूषक तत्व, जो हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। इसी में हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने सेकंड पेज पे चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आइए चलते हैं सेकंड पेज पे। तो ये है हमारा सेकंड पेज, जिसमें हमने अपने पहले टॉपिक को डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं इसमें अब लिखा हुआ है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण थे। तो इसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारे 1857 का रिवोल्ट था, जिसको हम इंग्लिश में रिवोल्ट कहते हैं, वो असफल क्यों हुआ था। इसमें कई प्रकार के कारण हैं। सबसे पहला कारण आप देख सकते हैं क्रांति का निर्धारित समय से पहले शुरू हो जाना। तो दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या था, जो डेट डिसाइड करी गई थी रिवोल्ट चालू करने के लिए, वो उस डेट से पहले ही रिवोल्ट चालू कर दिया गया था। तो उसमें हम देखते हैं क्रांति की देशव्यापी शुरुआत करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित करा गया था, जिससे कि इसका प्रभाव व्यापक हो सके। लेकिन सैनिकों ने आक्रोशित होकर निर्धारित समय से पहले 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू कर दिया था। इस वजह से क्रांति देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुई, जिस वजह से अंग्रेज़ विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। तो दोस्तों, ये हुआ क्या था, अगर आपको जानकारी ना हो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जो ये तारीख डिसाइड करी गई थी 31 मई डिसाइड करी गई थी, लेकिन ये 10 मई को ही चालू हो गया था, क्योंकि मंगल पांडे ने इसको चालू कर दिया था, जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों द्वारा एनफील्ड राइफल्स का। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस लगती थी, उसमें अंग्रेज़ गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। तो कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है, जो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि मंगल पांडे ने निर्धारित तारीख से पहले ही रिवोल्ट चालू कर दिया था। और इसी को हम लोग हिस्ट्री में इमीडिएट कॉज भी पढ़ते हैं, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम का स्टार्टिंग कारण क्या था, मतलब कि डेट से पहले ही क्यों स्टार्ट कर दिया गया था। ये उसकी वजह वही थी, जो कारतूस में चर्बी इस्तेमाल करी गई थी। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। देख सकते हैं आप, ये क्रांति बहुत कम समय में देश के कई हिस्सों में फैल गई, लेकिन इसका देशव्यापी विस्तार नहीं हो सका था। जैसे कि पंजाब में अधिकांश हिस्से और पूरे दक्षिण के प्रांतों में इस क्रांति का विस्तार ना के बराबर था। अहम शासकों जैसे होलकर, जोधपुर के राणा, सिंधिया और अन्य ने इस विद्रोह में समर्थन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये पूरे ओवरऑल इंडिया में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये है प्रभावी नेतृत्व का ना होना, मतलब कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व नहीं था। यूँ तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या तोपे ने कुशल नेतृत्व की कमान संभाली हुई थी, परंतु कोई स्पष्ट योजना इन्होंने नहीं बनाई थी, ना ही इनका कोई ठोस लक्ष्य था। वे मात्र आक्रोशित थे अपनी अपनी परिस्थितियों को लेकर के, और उसी वजह से वो आक्रोशवश आगे बढ़े जा रहे थे। अब है हमारा चौथा कारण,
सैनिक संख्या में अंतर और संसाधनों का अभाव होना। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रांतिकारी सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सैनिकों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम थी। अंग्रेज़ों को अस्त्र शस्त्र आधुनिक थे, मतलब उनके पास जो जितने भी वेपन्स थे वो आधुनिक थे, मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों के पास बंदूकें और तोपें थी। इसके अलावा डाक, तार, रेल, अन्य संचार साधन जो भी होते हैं वो सब अंग्रेज़ों के अधीन थे, मतलब ये सब अंग्रेज़ों का उनके पावर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो सारा चीज़ वही कंट्रोल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है सैनिक संख्या में भी अंतर था और संसाधनों का भी अभाव था। तो दोस्तों ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से हमारा 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा सेकंड टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको हम लोग इंग्लिश में जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहते हैं। मैसेकर मतलब हत्याकांड होता है। अब देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जहां एकत्रित लोगों को जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के आदेश पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पहला है, वर्ष 1919 में राउलेट एक्ट पास हुआ था, जिसका विरोध गांधी जी सत्याग्रह के द्वारा कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन किया जा रहा था। दूसरा है, पंजाब में स्थिति बिगड़ने से हिंसक हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शासन, जिसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं, वो लागू कर दिया था। तीसरा है, 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा नेताओं जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेज दिया गया था। चौथा देख सकते हैं, हंसराज नामक एक भारतीय ने इस सभा की मुखबिरी कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। पांचवा पॉइंट देखिए, जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना चेतावनी गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने गोलियां तब तक चलवाईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई थी। इसमें 1000 से अधिक लोग मरे थे, जिसमें युवा भी थे, महिलाएं थी, बूढ़े बच्चे, सब लोग शामिल थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विरोध स्वरूप अपने नाइटहुड की उपाधि ही त्याग दी थी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी, जो कि बोर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे 14 अक्टूबर को 1919 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी। यह समिति हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती थी, जिसे 1920 में अपनी अंतिम रिपोर्ट को समिति को देना था। अब दोस्तों हम लोग अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों ये हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसमें जिन्ना की 14 शर्तें के बारे में डिस्कशन किया गया है। आप देखिए इसको। नेहरू रिपोर्ट पर संशोधन स्वीकार न किए जाने पर जिन्ना मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी और आग खां गुट से जा मिले। जिन्ना ने रिपोर्ट की संवैधानिक योजना को अस्वीकार कर दिया और 1929 में अलग से 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की, जो कि निम्न है। अब देखते हैं आगे। संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हों। दूसरा, सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। चौथा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो, 1/3 होना चाहिए। सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग निर्वाचक मंडल हो। किसी भी प्रकार का पुनर्गठन पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत में परिवर्तन न लाए। सभी संप्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की स्वतंत्रता हो। किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास ना हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 2/3 सदस्य करें। सिंध को बम्बई प्रांत में पृथक कर दिया जाए। सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह सुधार लाएं। कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाए। मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा,
धर्म और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाया जाए और सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो। केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 मुसलमान हों। संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक हो। तो दोस्तों ये थी जिन्ना जी की 14 शर्तें। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गोलमेज सम्मेलन। इसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आप ज़रूर लिख लीजिएगा। तो देखते हैं कि करके हम सारे पॉइंट्स अपने। पहला है, साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, मगर भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। कांग्रेस के भाग न लेने के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यदि कांग्रेस की सहमति के बिना भारत में संविधानात्मक फेरबदल के बारे में फैसले किए जाते हैं तो वे भारतीय जनता स्वीकार नहीं करेगी। 5वां पॉइंट है, वायसरॉय इरविन ने 1931 ईस्वी में आरंभ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस में को राजी करने के प्रयास किए। गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का स्वीकार करा जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। हमारा 8वां पॉइंट है, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। अनेक राष्ट्रीय नेता इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे, मगर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 मार्च में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में समझौते को मान लेने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ। इसमें भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। ये सम्मेलन भी असफल रहा। गांधी जी भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली इसमें 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसका कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। एक कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी चले गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन में हमको केवल इतना ही पढ़ना है, और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं। लेकिन आपको यूपी टेट सीटेट के लिए इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, और अपने और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो नाउ वी शैल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बातचीत करी गई है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या देन थी। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक देखेंगे। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत ही योगदान था। इनके अहिंसा आंदोलन के बिना देश को जल्द आज़ादी मिलना संभव नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के कुछ प्रमुख योगदान हैं, आइए उनको हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके कई आंदोलन के बारे में बात करी गई है, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। पहला है चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन में माध्यम से गांधी जी ने लोगों में जन्मे आक्रोश को केंद्रित किया था। दूसरा है खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन कहते हैं इसको। जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ़ करने की अपील करी, टैक्स माफ़ी की अपील करी थी। यहाँ गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहाँ किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध। देश में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट को काले कानून का नाम भी दिया गया। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिक को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी भी प्रकार गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। इसीलिए इसका विरोध करा जा रहा था रॉलेट एक्ट का, क्योंकि इसमें प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। बिना कुछ बताए किसी को बिना वारंट के किसी भी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार करने का प्रावधान थे इसमें। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस आंदोलन की शुरुआत करी। इसी में कुछ और भी पॉइंट्स हैं गांधी जी के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन जो उन्होंने करा था, उनको देखते हैं अब।
देख सकते हैं आप यहाँ पे नमक सत्याग्रह के बारे में बात करी जा रही है। ब्रिटिश राज के एक अधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन में नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद स्थित है, दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। आगे देखते हैं दोस्तों, दलित आंदोलन। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफ़ी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। अगला है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत फेमस था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ लाइनें। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही देश के आज़ादी की नींव पड़ी। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाला लाजपत राय। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाला लाजपत राय। इसमें देखते हैं कि करके इनके बारे में सब और इनके योगदान के बारे में भी। हर वर्ष 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी बनाई थी, जो कि बहुत फेमस हुई थी लाल बाल पाल के नाम से। ये हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी शामिल हुए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया और पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों बाद वे वापस लौट आए। इन्होंने बंगाल विभाजन, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसका भी विरोध किया। 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका भी स्थापना की। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर का विरोध किया। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इनके द्वारा कुछ लिखित महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ देख लेते हैं अब। इन्होंने यंग इंडिया, इंग्लैंड डेड टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवद गीता का संदेश, भारत की राजनीतिक भविष्य आदि, इन सब की इन्होंने रचना की। देखते हैं इनके द्वारा कुछ संस्थान जो स्थापित किए गए थे। हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति, आर्य गजट के संपादक भी यही थे और संस्थापक भी यही थे। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला इन्होंने रखी थी। दोस्तों देखते हैं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कैसे हुई थी। वर्ष 1928 में जब वे लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, ये मौन नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की छाती और सिर पर लाठी से प्राणघातक प्रहार सॉन्डर्स ने करा था। लाला लाजपत राय ने इसी दौरान दहाड़ते हुए कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। दोस्तों लाजपत राय जी का ये कथन बहुत ही फेमस हुआ था और जो कि बाद में सत्य भी हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों देखते हैं इसमें हम लोग अपने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। मैं भी एक्चुअली यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। 2017-18 के बजट में अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी राज्यों के सकल देशी उत्पाद 14.46 लाख करोड़ है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 22.3% आबादी शहरी है।
2000 में सन 2000 में विभाजन के बाद नया उत्तर प्रदेश राज्य पुराने उत्तर प्रदेश राज्य के उत्पादन का लगभग 92% उत्पादन करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राज्य का वार्षिक आर्थिक विकास दर 5.2% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये 7% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हो गया। इसके बाद 2012-13 में 5.9%, 2013-14 में 5.1% तक गिर गया। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए 5 शहरों का चयन किया, जिसमें मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था और कई जगहों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, उद्योग, सेवाएं, पर्यटन और साधन। देखते हैं कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन के बारे में। लखीमपुर खीरी में देश के सबसे अधिक चीनी उत्पादित किया जाता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। गेहूँ, चावल, दाल, तेल, बीज और आलू यहाँ के प्रमुख उत्पाद हैं। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकद फसल, जिसको कैश क्रॉप कहते हैं, गन्ना है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल पशुधन आबादी का लगभग 15% रहती है। राज्य में मछली उत्पादन, जिसको मत्स्य पालन कहते हैं, हेतु लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है, जो कि 2016-17 में बढ़कर 7400 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। आइए देखिए उद्योग के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। विंध्य क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में कई सीमेंट के कारखाने हैं। बांदा और सोनभद्र क्षेत्र में बॉक्साइट आधारित एल्युमिनियम संयंत्र है। सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प ने पारंपरिक रूप में राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के लिए आजीविका प्रदान की। वाराणसी DLW, जिसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, इंजनों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ रेलवे के लिए बिजली के इंजनों का भी निर्माण होता है। कानपुर और आगरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा सोना बाज़ार है। नैनी इलाहाबाद स्वतंत्रता के बाद से ही देश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, तो आइए चलते हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व। जल प्रदूषण की समस्या वास्तव में कोई नई समस्या नहीं है। आदिकाल से ही मानव अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, को जल स्रोतों में विसर्जित करता चला आ रहा है। वर्तमान में तीव्र औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, जल स्रोतों का दुरुपयोग, वर्षा की मात्रा में कमी आदि मानव विकृत एवं प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जल प्रदूषण के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं: भौतिक, रासायनिक, शरीर विक्रियात्मक, जैविक। देखते हैं कुछ मुख्य प्रदूषक तत्व। वायरस व बैक्टीरिया, परजीवी, उर्वरक, कीटनाशक, दवा उत्पाद, नाइट्रेट, फॉस्फेट, प्लास्टिक, मलमूत्र इत्यादि, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो दोस्तों, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाती है, जिनको प्रदूषक तत्व कहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो अगर किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगा हो आप लोगों को, या आपके किसी परिचित के काम आने वाला हो, तो उससे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने पे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही मैं यूट्यूब पर अगला वीडियो डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें गणित विषय की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स एंड आवर वीडियो नाउ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।